नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केवल गंगराडे, जो कि बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक और इसके साथ ही ऑर्थोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर केवल, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय, और आज हम बात करेंगे क्लब फुट के बारे में और उसके इलाज के बारे में। डॉक्टर केवल से हम इससे अधिक जानकारी डॉक्टर केवल से हम लेंगे। अगर आप भी इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर केवल से आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिए हैं उस पर आप कॉल करें, तो उससे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। क्लब फुट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर केवल आपसे समझना चाहूंगी, आखिर क्लब फुट है क्या और इसको हमने नाम क्लब फुट क्यों दिया है? जी, क्लब फुट का मेडिकली टर्म यदि यूज़ करें तो मेडिकली उसे CTV या कंजेनाइटल टेलिपस इक्वाइनो वायरस कहा जाता है। यह स्पेशली मेडिकल टर्म अकॉर्डिंग टू फुट की डिफॉर्मिटी के कारण दी गई है। इसमें जन्म से ही बच्चे का पैर अंदर और नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, साथ ही उंगलियां भी टेढ़ी रहती है, वह पैर में भी थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी देखी जाती है। तो यूजुअली देखा गया है कि पेशेंट्स या पेरेंट्स जो रहते हैं वह बच्चे के जन्म के साथ ही यह डिफॉर्मिटी नोटिस करते हैं। वह काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं कि यह इस तरह की डिफॉर्मिटी के साथ लाइफ लॉन्ग कैसे प्रोसीड करेगा, या कैसे आगे चलेगा, या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या बहुत सारे पेशेंट्स में, पेरेंट्स में शंका रहती है। बट उन्हें यह समझना होगा कि यह काफ़ी सिंपल सी बीमारी है, इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। वह ट्रीटमेंट प्रॉपर होने के साथ यह 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। वह पेशेंट, बच्चा नॉर्मल लाइफ पूरी स्पेंड कर सकता है आगे चल के। क्लब फुट का इंसिडेंस यदि देखा जाए तो यह हर 800 में से एक बच्चे को अफेक्ट करता है। वह बायलैटरल या दोनों पैरों में क्लब फुट होने की संभावना 50% तक देखी गई है। इसीलिए यह शरीर में पाए जाने वाली अन्य टाइप के डिफॉर्मिटीज़ के बजाय यह सबसे कॉमन तरह का एक डिफॉर्मिटी है, जिसके कारण मैं इसे आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी हाँ डॉक्टर केवल, मैं जानना चाहूँगी आखिर इसके क्या कारण हैं? जी, इसके वैसे तो एग्जैक्ट रीज़न प्रूव नहीं है, बट मल्टीपल थियरीज दी गई है जिसके कारण यह हो सकता है, और उन थियरीज की बेसिस पे इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक फर्स्ट ग्रुप है इडियोपैथिक टाइप, जिसमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं होता और ना ही कोई अन्य डिफॉर्मिटी देखी जाती है। केवल पैरों में, एक या दोनों पैरों में ये इस तरह की डिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। दूसरा ग्रुप होता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के कारण सेकेंडरीली यह डिफॉर्मिटी मैनिफेस्ट होती है। जैसे एक आर्थ्रोग्राइपोसिस कंडीशन होती है, जिसमें पूरे शरीर के मसल्स, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्चर यानी टाइट हो जाते हैं, शॉर्ट रहते हैं, जिसके कारण सेकेंडरीली इस तरह की डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। या फिर स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन होती है, जिसमें पैरों की मसल्स पूरी तरह से लचीली होती है, पैरों में कोई ताकत नहीं होती है, जिसके कारण ओवर द टाइम यह इस तरह की डिफॉर्मिटी मैनिफेस्ट होने लगती है। जी चलिए आगे हम इसके रिस्क फैक्टर पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शोएब जुड़ चुके हैं कॉलर। जी शोएब जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एक भतीजी है, 1 साल के करीब हो रही है जी। उसका पाँव थोड़ा सा ऐसे दोनों पंजे मुड़े हुए हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर रीवा में सेंटर में गए थे तो उसको लोहे का जूता टाइप पहनने का दिया, तो क्या ये उचित है कि नहीं है? जी डॉक्टर केवल बताएं। जी, ये डिफॉर्मिटीज केवल यानी सिर्फ यानी पैरों में टेढ़ापन है, या उसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम बताई है उन्होंने? बाकी ठीक है, वो सिर्फ दोनों पाँव में है मैडम। और यह बचपन से ही है तकलीफ, शुरुआत से? हाँ जी हाँ, जब पैदा हुई थी तो थोड़ा दिनों बाद। ओके, ये लोहे की जो रॉड आप बोल रहे हैं, ये इसके साथ कुछ प्लास्टर या पट्टे वगैरह भी चढ़ाया था उन्होंने, यानी इसे ठीक करने के लिए? जूता जैसे जूता होता है ना, हाँ, उसी टाइप का। नहीं, जूते के अलावा जैसे प्लास्टर वगैरह, वो ट्रीटमेंट भी कुछ किया था उन्होंने प्लास्टर के साथ, या इंजेक्शन या कोई छोटा ऑपरेशन वगैरह कुछ किया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं किया डॉक्टर। ओके, तो उस कंडीशन, ये जैसे हम बात कर रहे हैं, ये एक सिर्फ क्लब फुट की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी काफ़ी तरह के अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ बच्चों में देखी जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि पैरों में यदि कमजोरी हो, या कमजोरी के कारण पैरों में ताकत नहीं हो, सो उस कंडीशन में इस तरह के लोहे के रॉड या बार लगाए जाते हैं। तो ये लोहे के रॉड से अगर करेक्ट हो रहा है आपकी डिफॉर्मिटी, यानी पैर सीधा हो रहा है, तो बेटर है कि यही चीज़ें चलने दें।
और यदि लोहे के रॉड लगाने के बाद भी या जो बार आप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो बेटर है कि आप एक और परामर्श लें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चर्चा का विषय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्लब फुट के बारे में। डॉक्टर केवल, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। आखिर इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, ये बताएं। जी, रिस्क ग्रुप की बात करें तो रिस्क नॉर्मली यह रहता है कि इसमें कई तरह के रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है आनुवंशिकता। यदि बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को भी इस तरह की डिफॉर्मिटी है तो नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह की डिफॉर्मिटी होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे यदि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, उनमें कोई तरह की डिफॉर्मिटी नहीं है, तब भी 1 से 2% तक रिस्क रहता है आने वाले बच्चे में इस तरह की डिफॉर्मिटी होने का। लेकिन यदि एक भी पेरेंट इस तरह की डिफॉर्मिटी से ग्रसित है तो नेक्स्ट जनरेशन में यह संभावना 10 से 25% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरे रिस्क फैक्टर्स देखें तो यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर अल्कोहल या फिर स्मोक करती है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रतिबंधित दवाएं जैसे एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक्स एनसेड्स होते हैं वो जिन्हें मना किया जाता है, यदि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूम करते हैं तो इसके कारण भी सेकेंडरीली बॉडी में बच्चे की चेंज आ सकते हैं, जिसके कारण मसल, बोन या टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो बोन की डिफॉर्मिटी होने के साथ साथ पैरों में एक क्लब फुट की प्रॉब्लम आ सकती है। जी, चलिए, तो ये हमने रिस्क फैक्टर के बारे में जाना है। डॉक्टर केवल, अब ये बताएं कि आखिर इसके बचाव के क्या तरीके हैं और साथ ही इसके उपाय के बारे में कुछ बताएं। जी, बचाव के ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं दिए गए हैं, बट कुछ है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स व कंट्रोलेबल फैक्टर्स आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आनुवंशिकता की बात की या फिर इसकी खुद की एक इडियोपैथिक पैथोलॉजी जैसे बोन, मसल या टेंडन में कोई प्रॉब्लम होना जिसके कारण यह इस तरह की डिफॉर्मिटी मैनिफेस्ट करना, इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसका प्रॉपर इलाज करके इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बट साथ ही कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स स्मोकिंग या अल्कोहल अवॉइड करें। जो दवाएं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम कुछ दवाएं कंज्यूम कर रहे हैं तो वह डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही लें, अन्यथा न लें। जी, तो चलिए, ये हमने जाना कि इसके बचाव के आखिर क्या तरीके हैं। डॉक्टर से आप इसको ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर केवल ये बताएं कि क्लब फुट डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे पता पड़े कि क्लब फुट से हम जूझ रहे हैं, इसके बारे में बताएं। जी, क्लब फुट का आजकल डायग्नोसिस यूजुअली सोनोग्राफी के द्वारा हो जाता है। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी सोनोग्राफी की जाती है तो आजकल सोनोग्राफी के टाइम ही हमें पता चल जाता है कि होने वाले बच्चे को क्लब फुट की प्रॉब्लम हो सकती है या होने वाली है। सो यूजुअली पेरेंट्स अर्ली ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ या फिर बर्थ के कुछ महीनों बाद डॉक्टर से परामर्श लेते हैं ताकि वह उस बीमारी का ठीक से इलाज करवा सके। और इस तरह की सोनोग्राफी या अर्ली डायग्नोसिस का फ़ायदा ही यह है कि पेरेंट्स को कुछ टाइम मिल जाता है जिससे कि वह बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकें, प्रॉपर तरीके से उसे गाइड कर सकें और आगे चलकर इसे पूरी तरह से ठीक कर सकें। जी, और साथ में इसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं जो स्पेसिफिकली यानी इस क्लब फुट में देखे जाते हैं। जैसे कि पैरों में टेढ़ापन की बात की, पैरों का साइज़ छोटा होना या पैरों के साइज़ में अंतर होना, पैर की काफ की मसल्स जो हैं उनका वीक होना। साथ ही इसके अलावा और भी कई अन्य डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जैसे कि हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम होना जिसे हम डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया कहते हैं, या फिर स्पाइन रिलेटेड जैसे स्पाइना बाइफिडा जिसके कारण पैरों में कमजोरी या पैरों में कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी का होना। सो हमें यह कंफर्म करना होता है कि यह प्राइमरी डिफॉर्मिटी यानी इडियोपैथिक टाइप है या फिर सेकेंडरी टू कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, और उसी बेसिस पे आगे फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जी, डॉक्टर केवल, आपने एक वर्ड का यहाँ पर जिक्र किया, डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया। मैं समझना चाहूँगी आखिर ये क्या होता है। जी, यह डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया, इसे अगर कॉमन टर्म में कहें तो कंजेनाइटल यानी जन्म से बच्चे के हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होना कहा जाता है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जो हिप जॉइंट बनाता है उसमें जो बॉल रहता है वो यूजुअली स्लिप होने लगता है जॉइंट में से या फिर बाहर आने लगता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो यूजुअली जब बच्चा चलने शुरुआत करता है 9 महीने 1 साल की उम्र में,
तब पेरेंट्स यूजुअली नोटिस करते हैं कि पैर की लंबाई में अंतर है, या फिर जब बच्चा चल रहा है तो लिम्प करता है, यानी नॉर्मल गेट नहीं रहता चलने के समय। सो इसे डायग्नोस करने के लिए यूजुअली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स एक्सरे व क्लिनिकल एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट यूजुअली डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ प्रेजेंटेशन और पेशेंट की या पेशेंट की अन्य तकलीफ़ें जैसे स्पाइन या बोन रिलेटेड इश्यूज, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जी, चलिए डॉक्टर केवल क्लब फुट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने उसके डायग्नोसिस के बारे में बताया था, इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है? जी, इसका ट्रीटमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव या बिना सर्जरी के या फिर सर्जरी द्वारा किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एज में प्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है 90% केसेस में यह अर्ली पेरेंट्स क्योंकि अर्ली प्रेजेंट करते हैं, अर्ली डिफॉर्मिटी के साथ बच्चा आता है, तो जन्म के साथ ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन एक पॉन्सिटी टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें सीरियल प्लास्टर यानी प्लास्टर चढ़ाए जाते हैं व डिफॉर्मिटी को ग्रेजुअली करेक्ट किया जाता है। पॉन्सिटी टेक्निक की यदि बात करें तो इसमें बच्चे के जन्म के साथ ही पहले या दूसरे हफ्ते से कुछ प्लास्टर शुरू कर दिए जाते हैं, जिसमें हर हफ्ते एक एक प्लास्टर चेंज किया जाता है, वह डिफॉर्मिटी को धीरे धीरे करेक्ट किया जाता है। और जैसे जैसे डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है, नॉर्मली 5 से 6 प्लास्टर्स सफिशिएंट होते हैं। कुछ पेशेंट्स या कुछ बच्चे होते हैं जिनमें डिफॉर्मिटी काफ़ी सीवियर है या काफ़ी रिजिड डिफॉर्मिटी है, उन केसेस में हमें 8 से 10 प्लास्टर तक लग सकते हैं। और प्लास्टर लगने के बाद जब डिफॉर्मिटी मैक्सिमली करेक्ट हो जाती है, उस स्टेज में हम एक छोटा सा टीनोटॉमी सर्जरी करते हैं, जिसमें फाइनल करेक्शन किया जाता है। वह उस फाइनल करेक्शन के साथ 2 से 3 हफ्ते का प्लास्टर देते हैं। यह करेक्टिव फेज़ में गिना जाता है। और इसके बाद एक मेंटेनेंस फेज़ का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बच्चे को एक लोहे की यानी बार, एक बूट एंड बार स्प्लिंट कहा जाता है, जिसमें एक स्प्लिंट के साथ अलग टाइप का स्पेशल शूज़ दिया जाता है, जो बच्चे को आने वाले 4 से 5 महीने तक दिन में 23 घंटे पहनना होता है। और धीरे धीरे जैसे बच्चा यूज्ड टू होने लगता है, डिफॉर्मिटी करेक्ट होने लगती है, यह स्प्लिंट के टाइम ड्यूरेशन कम करते चले जाते हैं, और अगले आने वाले 4 से 5 साल तक उसे नाइट आवर्स में या रात के समय जब बच्चा सोया हो पहनना होता है। और यही जो मेंटेनेंस फेज़ है, ये काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि ये जो स्प्लिंट लगाया जाता है, बच्चा यूजुअली इस स्प्लिंट को टॉलरेट नहीं करता है और काफ़ी इरिटेबल रहता है, और पेरेंट्स भी इस बच्चे की इरिटेशन से परेशान होकर यूजुअली वो स्प्लिंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और यही कारण होता है कि आने वाले टाइम में जो पैर हम प्लास्टर से करेक्ट कर चुके होते हैं, विद टाइम इग्नोरेंस के कारण या फिर कंप्लायंट न होने के कारण अल्टीमेटली यह डिफॉर्मिटी रिकर हो जाती है, यानी रिकरेंट हो जाती है, और फिर पेरेंट्स प्रेजेंट करते हैं 1 साल 2 साल बाद कि ये टेढ़ापन या पैरों का टेढ़ापन फिर से आने लग गया है। जी। तो इसलिए पेशेंट का एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि वह प्रॉपरली गाइडेंस लें, डॉक्टर से फॉलोअप मिस न करें, वह डॉक्टर्स की एडवाइस प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि यह ट्रीटमेंट कम्प्लीटली यानी 4 से 5 साल तक फॉलो किया जा सके, वह यह लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट सक्सेस हो सके। जैसे ये कंजर्वेटिव पार्ट हो गया, जिसमें हम मिनिमम सर्जरी का यूज़ करके इसको करेक्ट करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लेट प्रेजेंट करते हैं, तो या जो पेशेंट्स हैं जिनमें यह डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के बाद दोबारा हो गई है, उस केसेस में हमें सर्जरी का उपयोग करना होता है, ताकि करेक्शन फिर से अचीव किया जा सके। सर्जरीज़ को भी मल्टीपल लेवल्स में एज वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे अर्ली ऑफ एज यानी लेस देन 2 इयर्स या 4 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, अप टू 2 to 4 इयर्स के, उनमें कुछ मिनिमम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ प्रोसीजर की जाती है, जिसमें लिगामेंट, बोन या टेंडन्स को अच्छे से रिलीज़ किया जाता है। वह रिलीज़ करने के बाद उसे करेक्ट पोजीशन में प्लास्टर चढ़ाया जाता है। बट कुछ बच्चे जो लेट प्रेजेंट होते हैं, उनमें कुछ बोनी ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसके द्वारा उसे करेक्ट करके ठीक किया जा सकता है। बट मैक्सिमली सजेशन ये किया जाता है कि पेरेंट्स जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करें, ताकि उसे बिना ऑपरेशन के सिंपल प्लास्टर से ठीक किया जा सके। जी डॉक्टर केवल, जैसे कि आप सर्जरी के बारे में बता रहे थे, तो मैं यही समझना चाहूँगी आखिर वो कितना वक्त, कितना ड्यूरेशन लगता है और उसका प्रोसीजर क्या रहता है? क्या इसके बाद ये गारंटी दी जाती है कि इसके बाद जो तकलीफ़ है वो नॉर्मल हो जाएगी?
जी, जैसे कि मैंने कहा कि सर्जरी हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। यदि बच्चा जल्दी प्रेज़ेंट हो रहा है, बच्चे के पैर में लचीलापन है, तो उसे मैक्सिमली 90% केसेस में सिंपल प्लास्टर के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। बट यदि बच्चा लेट प्रेज़ेंट होता है, जैसे 4 साल या 7 साल, 10 साल की एज में प्रेज़ेंट होता है, मे बी इग्नोरेंस के कारण या फिर कोई प्रॉपर एडवाइस ना मिलने के कारण, तो उस स्टेज में हम कुछ बोनी ऑपरेशंस प्लान करते हैं, जिसमें बोन जो डिफॉर्म है या टेढ़ी है उसे कट करके करेक्ट किया जाता है। वह करेक्शन के बाद उसे वायर या पिन या स्क्रूज से फिक्स किया जाता है, वह प्लास्टर दिया जाता है। तो उससे करेक्शन अचीव किया जा सकता है, बट थोड़ा सा मूवमेंट लॉस हो सकता है या बोन में शॉर्टनिंग या पैर की डिफॉर्मिटी 100% करेक्शन अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम सिंपल प्लास्टर से करते हैं, जन्म से ही बच्चे का पैर करेक्ट रहता है, तो विथ ग्रोथ पैर ऑलरेडी नॉर्मल के आसपास यानी ऑलमोस्ट नॉर्मल शेप में आ जाता है। डॉक्टर केवल एक और चीज़ बताएं, आखिर इसके इलाज की आवश्यकता क्यों हो जाती है? जैसा कि आपने बताया कि अगर समय पर नहीं आते हैं तो आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसकी एक एज क्या होनी चाहिए? क्या जन्म से ही ज़रूरी होता है? अगर किसी ने नहीं करवा पाया, कोई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, आगे उसके पास क्या कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं? जी, इलाज यदि नहीं किया जाता है तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है वो कॉस्मेसिस का होता है, यानी कॉस्मेटिकली पैर में टेढ़ापन बना रहेगा। बच्चा आगे चल के टेढ़े पैर से चलेगा तो थोड़ा सा उसका गेट पैटर्न, चलने का पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, जिस कारण वो खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की से परेशान रह सकता है, कॉन्फिडेंस उसका लूज़ कर सकता है। सेकेंडली, अगर पैर में टेढ़ापन है तो वह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या रूटीन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और लास्टली, इस डिफॉर्मिटी के साथ यदि बच्चा चलता रहता है तो आने वाले 40-50 साल की उम्र में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी घुटनों या पंजों के जॉइंट्स में। वह उसे अल्टीमेटली उसके लिए मेजर सर्जरीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसीलिए यदि ऑपरेट या जो भी अर्ली ट्रीटमेंट पेरेंट्स गाइड ले लेते हैं, अर्लीस्ट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो इसे कॉस्मेटिकली ऑलमोस्ट नॉर्मल पैर के जैसा बनाया जा सकता है और बच्चा आगे की लाइफ नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हर तरह की एक्टिविटी कंफर्टेबली कर सकता है। डॉक्टर केवल ये बताएं कि इस दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये बताएं। जी, सर्जरी के बाद मेन है कि स्ट्रिक्ट फॉलोअप सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सर्जरी में जैसे हम करेक्शन अचीव कर लेते हैं, बट उसे मेंटेन करने के लिए सीरियल प्लास्टर्स ज़रूरी रहते हैं। वह प्लास्टर निकालने के बाद भी कुछ स्पेशल टाइप के शूज़ या स्प्लिंट यूज़ किए जाते हैं, ताकि यह डिफॉर्मिटी फिर से रिकर ना हो या फिर डिफॉर्मिटी या ऑपरेशन फेल ना हो। तो ज़रूरी है कि पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप एक बनाए रखें। वह रेगुलर फॉलोअप के द्वारा जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डॉक्टर केवल ये बताएं कि इस दौरान पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स शुरुआत में ही इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, और क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो घरेलू इलाज भी इसमें करते हैं और उनकी कोशिश ये हो जाती है कि अगर बच्चा उनसे ठीक हो जाता है, लेकिन इस दौरान क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस। यदि इसकी डायग्नोसिस या क्लब फुट की डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है तो पेरेंट्स को गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी ट्रीट कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, वह गाइड कर सकते हैं कि इसके लिए ऑर्थोपेडिशियन से संपर्क करना चाहिए। वह ऑर्थोपेडिशियन प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद इसे ठीक से ट्रीट कर सकते हैं, कंफर्टेबली ट्रीट कर सकते हैं। और पेरेंट्स को चाहिए कि वह इससे भ्रमित ना हो या शंकित ना हो कि इस तरह की डिफॉर्मिटी को कैसे टैकल किया जाए या किस तरह से बच्चा आगे की लाइफ स्पेंड कर पाएगा। उन्हें चाहिए कि वह प्रॉपरली ऑर्थोपेडिशियन या जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करें, वह उस तरह का इलाज जो भी वो एडवाइस कर रहे हैं उसे प्रॉपरली फॉलो करें। और मेनली कंप्लायंस का है, जैसे मैंने बताया कि सम टाइम बच्चा इरिटेट होता है या कोऑपरेट नहीं करता है, तो पेरेंट्स उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर दूसरी तरह के ट्रीटमेंट जैसे मसाज या फिर दूसरे फिजियोथेरेपी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वो ऑर्थोपेडिक प्रॉपर एडवाइस फॉलो करते हैं। सो इसके कारण इस तरह की डिफॉर्मिटी यूजुअली रिकर हो जाती है। वह रिकरेंस के बाद इसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो लचीलापन है पैर का, बच्चे के जॉइंट्स या बोन मसल जो है वह थोड़े से स्टिफ होने लगते हैं। विद ग्रोथ के साथ कॉन्ट्रैक्चर या स्टिफनेस जॉइंट का बढ़ने लगता है।
सो लेटर स्टेज में यदि इस तरह की डिफॉर्मिटी के साथ बच्चा आता है तो हमें काफ़ी मेजर तरह की सर्जरीज करनी पड़ती है, जैसे कि बोन को पूरी तरह से कट करना या बोन रिमूव करना उसमें से, और उसके बाद करेक्ट करके उसको फिक्स करना। बट इसके कारण यूजुअली पैर का शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, स्कारिंग का सर्जरी के कारण काफ़ी स्कार आते हैं, तो एक कॉस्मेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ पैर रहता है। और यदि और लेटर स्टेज यूजुअली 12 साल 14 साल की एज में भी कुछ बच्चे या पेरेंट्स बच्चों के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उस स्टेज में काफ़ी मेजर सर्जरीज जैसे जॉइंट को ही फ्यूज़ करना पड़ता है पैर को स्ट्रेट बनाने के लिए। तो कॉस्मेटिकली पैर सीधा तो हो जाता है, बच्चा चल भी पाता है, बट जॉइंट की थोड़ी सी मूवमेंट लॉस हो जाती है क्योंकि जॉइंट्स फ्यूज़ हो जाते हैं, जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू एज यदि ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर दिया जाए तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स गेन किए जा सकते हैं, बच्चा आगे की पूरी लाइफ नॉर्मल स्पेंड कर सकता है। बट यदि ट्रीटमेंट डिले होता जाता है तो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते जाते हैं और कॉस्मेटिकली भी ये कॉम्प्रोमाइज़ रिजल्ट रहते हैं। डॉक्टर केवल ये भी जानना चाहूँगी कि उन महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे जो इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये अब आगे उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खा रही हैं और क्या कुछ चीज़ें डॉक्टर्स अगर उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सिर्फ वही ले रही हैं, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर जो डॉक्टर्स से अगर उन्होंने दवा कंसल्ट नहीं की तो उसका भी अगर हम ये देखें तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या हम ये माने? जी बेसिकली वही है कि जो मेडिसिन अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, तो जो भी रैंडमली या खुद के प्रिस्क्रिप्शन से या खुद काउंटर से मेडिसिन न ले, जब भी कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो तो वो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। और मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग या अल्कोहल या फिर अननेसेसरी जो ऑड फ्रूट्स या मेडिसिन रहती हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। और यदि रूटीन सोनोग्राफी में कहीं डिटेक्ट होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई गई है या क्लब फुट की प्रॉब्लम बताई गई है तो उन्हें चाहिए कि वह उनके गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वह गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श के अनुसार आफ्टर बेबी के बर्थ होने के बाद ऑर्थोपेडिशियन से संपर्क करें, वह इलाज जो भी वो एडवाइस करें उसे प्रॉपरली फॉलो करें। जी चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं निशा इटारसी से। निशा, आपका बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मेरी लड़की है 3 साल की जी, तो उसके पैर है ना छोटे बड़े हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाती है और खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो बस उसी के बारे में पूछना था। जी निशा जी, पैर की लंबाई में फर्क है या पैर पंजों के यानी पंजे में डिफरेंस है? में फर्क है, उसके मतलब पैर भी छोटे बड़े हैं। तो ये बचपन से ही है अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है आपने नोटिस किया? सर वो हुई थी ना तो बहुत कमजोर हुई थी तो उसको आईसीयू में रखा हुआ था। तो वो मेरा दूध भी नहीं पी पाई थी। और फिर जब उसने 2-2.5 साल बाद चलना स्टार्ट किया तो इतनी कमजोर थी कि वो मतलब हाथ भी ऐसा तिरछा करके रखती थी और हमने सोचा कि शायद डर के कारण रखती होगी ऐसा। लेकिन अब उसकी ऐसी आदत हो गई है और फिर अभी हमने उनका पैर जब बराबर करके देखा तो छोटा बड़ा बताया। ग्रोथ वाइज उसका नॉर्मल ग्रोथ है, जैसे मेंटल ग्रोथ जो रहता है ना, एक्टिविटी वाइज सब कुछ कर पा रही है नॉर्मल बच्चे की तरह? नहीं सर, वो तो नॉर्मल है, बस चलने में प्रॉब्लम। तो वही है जैसे कि हमने बात की थी कि हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी डेवलपमेंटल जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो रहता है हिप का, सम टाइम होता है कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करें जो एक्सरे हिप जॉइंट का व पैर का एक्सरे करके कंफर्म कर सकें कि कहीं हिप जॉइंट में या फिर पैर के कहीं और जॉइंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, सो एक बार यदि कंफर्म हो जाए कि किस तरह का प्रॉब्लम है या कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, सो उस बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर केवल, हम क्लब फुट के बारे में बात कर रहे थे कि सावधानियां क्या कुछ बरतनी चाहिए, और आपने कहा कि एक पर्टिकुलर अगर एज अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हम पॉसिबिलिटी ये समझें कि आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अगर शुरुआत से ही इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगे। लेकिन उन पेशेंट्स का क्या जिनको अभी तक इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है और इस बीमारी से वो जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और अब क्या पॉसिबल है उनका इलाज? जी,
जैसे कि मैंने बताया कि यदि बच्चे जो 10 या 20 साल के आसपास हैं, उनमें भी यानी हर स्टेज में कुछ ऑपरेशंस डिस्क्राइब्ड हैं और उन्हें कॉस्मेटिकली करेक्ट किया जा सकता है। बट ये एज ऑफ प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि वह किस एज ग्रुप में प्रेजेंट कर रहे हैं। यदि लेटर स्टेज से 30 या 40 साल की एज में प्रेजेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली वो यूज टू हो चुके होते हैं इस तरह की डिफॉर्मिटी से। बट स्टिल यदि वो इस तरह की डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें वही जॉइंट फ्यूजन का ऑप्शन रहता है, जिसमें जो डिफॉर्म जॉइंट है या जो बोन डेवलपमेंटली नॉर्मल नहीं है उसे हम कट करके रिमूव कर देते हैं। वो जो जॉइंट अबनॉर्मली मूव कर रहे हैं उन्हें फ्यूज़ कर देते हैं, यानी उन जॉइंट्स की मूवमेंट ब्लॉक कर देते हैं। तो कॉस्मेटिकली तो पैर सीधा या करेक्ट हो जाता है, बट उसमें मूवमेंट लॉस पेशेंट को मैनिफेस्ट करना होता है, यानी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी बट वो चलने में सक्षम रहेंगे, वो सीधे पैर से काफ़ी अच्छे से चल पाएंगे। सो इट डिपेंड कि वो किस एज में प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, और साथ ही यदि और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो भी वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा वैरी करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर केवल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।